Hello everyone, welcome to MBZN classes. So we are here with chapter number 2 of the GST which is composition levy. composite scheme क्या होती है, कौन पर्सन इसको ले सकता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है जो कंपोजिशन डीलर को फुलफिल करने देते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि कंपोजिशन डीलर्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे फाइनल ईयर बीकॉम के एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाले हैं, तो उसके बेसिक पे काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है ऑन द कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन स्कीम की क्या इसके एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है जो कंपोजिट स्कीम लेने वाले डीलर्स को फॉलो करनी पड़ती है। तो आप इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी रिवाइज करनी है, तो आप ये मेरा वीडियो प्रीफर कर सकते हैं। इसमें सारी जो भी नया है, जिसको कंपोजिशन स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो ये वीडियो एक बार देख लेगा तो उसको पूरा जो बेसिक है, जो बेस है, वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया गया है, नॉर्मली क्या होता है कि जीएसटी में आपको पता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रेट डिसाइड की गई है। तो कंपोजिशन लेवी क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, क्योंकि जीएसटी में दो तरह के रजिस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं, रेगुलर रजिस्ट्रेशन और कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन। तो कैसे कौन इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकता है, देखते हैं, फटाफट देखते हैं। जनरली टैक्स इज लेविड ऑन अ रजिस्टर्ड पर्सन एट अ डिफरेंट रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज। क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप की सप्लाईज के लिए डिफरेंट रेट्स का टैक्सेशन लेवी किया जाता है, बट अंडर द कंपोजिशन स्कीम और अ लेवी, आप कंपोजिशन लेवी को ही कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। अ लेवी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द रजिस्टर्ड डीलर आर टैक्स एट अ सिंगल रेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपोजिशन स्कीम में जो जिस डीलर ने कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, उसको वो कौन सी भी सेल करे, उसको एक ही रेट से जीएसटी लेवी करना है, मतलब एक ही रेट से उसको जीएसटी चार्ज करना है। तो आधी माथाफोड़ी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। कंपोजिशन स्कीम नॉर्मली छोटे जो व्यवसायी है ना, जिनका टर्नओवर सालाना का 1.5 करोड़ से कम है, और जो स्पेशल स्टेट्स है उसमें 75 लाख से कम है, 75 लाख से कम है, उनके लिए, छोटे व्यापारी को क्या होता है, उनका बिजनेस भी नहीं होता है, और अगर वो रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए, दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। अगर वो रेगुलर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको थोड़ा सा बेनिफिट देके कंपोजिशन स्कीम निकाली, जिसके अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो भी सप्लाईज होती है उस पर सिंगल रेट पर टैक्स पड़ता है। अंडर लेवी द गवर्नमेंट ग्रांट्स certain concession to the registered person in the return of these concession। कि मतलब क्या होता है कि certain restrictions level have also been imposed। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल है, अगर कहीं पे अपने को एडवांटेज दी गई है तो ऑब्वियसली थोड़ी लिमिटेशन भी तो गवर्नमेंट देगा। ऐसा तो नहीं, गवर्नमेंट कभी सारी एडवांटेज नहीं देती, थोड़ी लिमिटेशंस वो अपने पर अप्लाई करती है। तो फटाफट पढ़ लेते कौन सा, इन सेक्शन 10 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। क्या बोल रहा है, ये जो पूरा जो कंपोजिशन स्कीम है किसके अंदर बताई गई है, सेक्शन 10 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 10 में। इसको रट लीजिए, जो सेक्शन 10, फटाफट अगर कोई पूछे कि कंपोजिशन स्कीम कौन से सेक्शन में बताया गया, तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 10 में बताई गई है। एंड द रूल 3 टू द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017, रूल 3 सेक्शन 10, रूल 3 सेक्शन 10। ओके, अब फटाफट देख लेते हैं प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 10 रिलेटिंग टू द कंपोजिशन, क्योंकि सेक्शन 10 में बताया गया है। अब इस सेक्शन 10 में क्या क्या प्रोविजंस बताए गए हैं, सबसे पहले आ जाएगी लिमिट। सबसे पहले क्या बताया जाएगा कि लिमिट, कौन कौन सा जो बंदा है, कौन पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो जब ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में,
1 जुलाई 2017 को, ध्यान से सुनिएगा, लिखते भी जाइएगा। जब ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तब ये लिमिट थी कि किसी भी पर्सन जिसका सालाना टर्नओवर 75 लाख से ज़्यादा नहीं है इन द नॉर्मल स्टेट। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि पूरे जीएसटी में स्टेट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सारी स्टेट्स को। एक तो नॉर्मल स्टेट और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नॉर्मल स्टेट क्या होता है? नॉर्मल स्टेट यानी जहाँ पे मतलब नेचुरल जो वेदर होता है वो सर्टेन रहता है, लेकिन जो ये स्पेशल स्टेट, पहाड़ी इलाका हो गया, बर्फी इलाका, जहाँ पे इतना बिजनेस नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करती कंपनी, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कम लिमिट रखी है। तो नॉर्मल स्टेट में ये जो लिमिट थी वो पहले 75 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, और स्पेशल स्टेट में 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से, रट लीजिएगा, ये देखिए यहाँ आप एलिजिबिलिटी ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एलिजिबिलिटी 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से इंक्रीज करके नॉर्मल स्टेट के लिए कर दी गई है 1.5 करोड़ रुपीस, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए क्या कर दी गई है, 75 लाख। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? जो नॉर्मल स्टेट है, अगर कोई बंदा नॉर्मल स्टेट का है तथा उसका फाइनेंशियल ईयर, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या 1.5 करोड़ है, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख है। आगे समझे? आ गया? ठीक है। अब ये जो लिमिट है कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होती है, भले जैसे किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, किसी पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ऐसे कुछ पर्सन है जिसको एक्सक्लूड किया गया है। क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, मैंने अच्छे से स्टेबल कर रखा है कैमरा, आप नोट कर सकते हैं। पर्सन एक्सक्लूडेड अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, यानी मैन्युफैक्चरर तो वैसे तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, लेकिन अगर वो कुछ नोटिफाइड गुड्स जो गवर्नमेंट ने मना कर रखे हैं, नोटिफाइड अपनी लिस्ट में बताया हुआ है, अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। कौन कौन से हो गए? जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, इट इज़ ये एग्जाम्पल है। जो मैन्युफैक्चरर है जो अगर नोटिफाइड गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एग्जाम्पल है। कंप्लीट एग्जाम्पल को मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि कौन से होते हैं, अभी तो मैं शॉर्ट्स नोट में पढ़ा रही हूँ, इसलिए लिख लीजिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जिसका मतलब साल भर कंटिन्यू बिजनेस नहीं चलता है। ऐसा पर्सन जो साल भर बिजनेस नहीं करता, जैसे सीजनल बिजनेस करता है, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, सो दैट इज कॉल्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ध्यान रखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? मैन्युफैक्चरर, ये सारे पर्सन जो है एक्सक्लूड किए गए हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन एनआरआई जो होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी जो बाहर का व्यक्ति यहाँ के, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं ले सकता। तो एलिजिबिलिटी आपको पता पड़ गई और पर्सन एक्सक्लूडेड आपको पता पड़ गए। चलो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, द बेसिक ऑफ द जो प्रोविज़न सेक्शन 10 के अंदर पढ़ रहे थे उसका हो गया बेसिक ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। सेकेंड क्या है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताए गए हैं। मीनिंग तो क्या है? ये स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट है उनके नाम बताए गए हैं। मैं भी आपको बता देती हूँ क्या है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश हैव बीन नोटिफाइड एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आप नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। अब आते हैं, फर्स्ट तो था कि कौन इसको अडोप्ट कर सकता है। अब सेकंड है कि मैक्सिमम रेट ऑफ द कंपोजिशन टैक्स। ये मैं बताने से पहले आपको पहले से कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि आपको पता है जीएसटी एवर चेंज है, बदलते ही रहता है, एकदम फास्ट
हर मीटिंग होती है कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। मतलब जीएसटी है इजी, जीएसटी को समझना इजी है, लेकिन जीएसटी के साथ आपको अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जीएसटी के साथ अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि जीएसटी का लॉ जो अभी कंप्लीट रूप से तैयार नहीं हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ जैसे जैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स निकलते जा रहे हैं, तो उसको कंटिन्यूस चेंजेस किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं अभी आज के जो 2020 तक की आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ सितंबर 2020 तक जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप ये वीडियो बाद में देखते हो तो प्लीज़ वो जो फिगर्स है उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ द कंपोजिशन टैक्स। तो ये जो रेट है कि एक कंपोजिशन टैक्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या नॉर्मल ट्रेडर है, दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको कौन से फिक्स रेट से टैक्स पे करना होगा। तो देख लीजिए, ये जो है ये तब का है जब 1 जुलाई 2017 को ये जो टेबल दिया गया है, ये टेबल 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था तब का था, लेकिन ये अब चेंज हो चुका है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। तो मैक्सिमम रेट जो मैन्युफैक्चरर्स था, पहले 3 रेट थी, 2%, 5% और 1%। पहले कंपोजिशन स्कीम में 3 रेट डिसाइड की थी, 2%, 5% और 1%। अब आता है सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को 2% रेट पे टैक्स देना, अपने टर्नओवर सालाना का जो टर्नओवर है उस पर 2% जीएसटी पे करना पड़ता था, जिसमें से 1% होता था सीजीएसटी और 1% होता है एसजीएसटी। अब आप देखोगे कि जो कंपोजिशन डीलर है वो सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों पे कर रहा है, वो आईजीएसटी क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है कंपोजिशन स्कीम की यही है कि वो अपनी स्टेट से बाहर सप्लाई नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन अपनी स्टेट से बाहर सप्लाई करेगा ही नहीं तो इंटर स्टेट सेल नहीं होगी। और आईजीएसटी किस पे लगता है? आईजीएसटी उसी सेल पे लगता है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे होती है। इसलिए कंपोजिशन स्कीम जो होता है केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज करता है। रेट मैन्युफैक्चर की रेट थी 2%, 11। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी जो फूड और ड्रिंक प्रोवाइड करते थे, सारे सर्विस प्रोवाइडर को पहले ये जो रेस्टोरेंट मतलब फूड और ड्रिंक के अलावा जो भी अदर सर्विस प्रोवाइडर थे वो पहले कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते थे। नोट डाउन करना, जो जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, जो सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते थे। सिर्फ रेस्टोरेंट जो फूड और ड्रिंक पर, रूम भी नहीं, फूड और ड्रिंक प्रोवाइड करते थे वो ले सकते थे, जिनको उनको पे करना था 5%, 2.5%, 2.5%, टोटल 5%। और अदर सप्लायर मतलब ट्रेडर जो दुकानदार और ये छोटे 0.5%, 1%। ये तो था पुराना टेबल। अब देखते हैं कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो 1 अप्रैल, आप इसको देख सकते हो, 1 अप्रैल 2019 के बाद 1 अप्रैल 2012 के जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उन्होंने अमेंड किया और बोला कि 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से ये जो स्लैब रेट है जीएसटी की वो एप्लीकेबल होगी। ये जो स्लैब रेट है जीएसटी की वो एप्लीकेबल होगी। देख लेते टैक्स रेट अंडर द कंपोजिशन स्कीम। अभी भी इसमें 3 रेट है, 1%, 5% और 6%। अभी भी जीएसटी में 1%, 5%, 6 और 3 रेट्स है। कैसे क्या है देख लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, अब क्या किया गया है, पहले मैंने बताया मैन्युफैक्चरर की 2% थी और ट्रेडर की 1% कर दी। अब मैन्युफैक्चरर की भी 1% कर दी गई है। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, यहाँ मैंने ट्रेडर लिखा नहीं है, आप यहाँ लिख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो है उसको सीजीएसटी 0.50, एसजीएसटी 0.50, ओवरऑल फिक्स रेट टर्नओवर पे कितना देना है, 1% देना है। फूड एंड रेस्टों, ये पहले भी था और अभी भी था, 5% ही, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। फूड एंड रेस्टों जो सर्विस प्रोवाइडर है, नॉट प्रोवाइड एल्कोहल, ध्यान रखना जो रेस्टोरेंट है वो एल्कोहल प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, खाली फूड एंड रेस्टों। होटल्स नहीं है, यहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट है, वो भी खाली फूड और ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं, नोट ये अल्कोहल ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, 5% लगता है। और फिर पहले क्या होता था, पहले कि मैं अपन ने देखा था कि सर्विस प्रोवाइडर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता था। लेकिन अब
फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 सर्विस प्रोवाइडर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन कैसे, उनकी क्या लिमिट रहेगी, सर्विस प्रोवाइडर हुज टर्नओवर इज़ लेस देन 50 लाख, 50 लाख से कम होना चाहिए टर्नओवर, जिसका टर्नओवर साल का एक फाइनेंशियल ईयर का 50 लाख से कम है, वो भी अब कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। कैसे, 3% CGST, 3% SGST और अवेलेबल 6%। आ गया समझ में? आ गया? नोट डाउन करना है, कर लीजिए फटाफट। हो गया? ये तो हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हुए कि बेसिक ऑफ अडॉप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, क्या रेट्स थी। अब अपन पढ़ते हैं कंप्लायंस ऑफ इसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑप्टिंग द स्कीम। क्या बोल रहा है कि अगर आपको ये स्कीम ऑप्ट करनी है, लेनी है, इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको क्या कंप्लायंस, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, क्या जो है आपको फॉलो करना ज़रूरी है। सो एनी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एलिजिबल टू ऑप्ट द स्कीम मेंशन इन द सब सेक्शन, कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है, पर क्या सेटिस्फाई करना, क्या कंडीशन उसको फुलफ़िल करनी ज़रूरी है, अभी मैंने आपको बताया, वही आ जाएगी यहाँ पे। He is not engaged in the supply of the services other than specific supply referred in the clause B of the paragraph 6, यानी मैंने जो पहले बताया है वही है ये फर्स्ट वाला टॉपिक तो मैंने आपको पहले क्लियर कर लिया है। सेकंड देखिए, ही इज़ नॉट इंगेज इन द, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ही इज़ नॉट इंगेज इन द मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ द गुड्स विच आर नॉट लिवेबल अंडर द दिस एक्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वो जो बिजनेस है, पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन, उस चीज़ की सप्लाई नहीं कर रहा हो जो इस GST एक्ट के अंदर अभी भी इंक्लूड नहीं गया है, जिस पे टैक्सेशन GST एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं रखता है। कौन कौन से बताए थे मैंने, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिन पे अभी भी GST एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कौन सा था, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, और द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन सा, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये जो प्रोडक्ट्स है अभी इस पे GST एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो कोई भी पर्सन जो इस प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहा है वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, ही इज़ नॉट इंगेज इन द मेकिंग एनी इंटर स्टेट और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सेल करता है, इंटर स्टेट सेल किसको बोलते हैं, जो सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में की जाती है, जैसे राजस्थान से मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान से गुजरात, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। तो अगर कोई पर्सन सिर्फ स्टेट में सेल करता है तो ही उसको कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। ही इज़ नॉट इंगेज इन द मेकिंग ऑफ सप्लाई थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोले तो ऑनलाइन बिजनेस करता है, जैसे अमेजन के थ्रू अपना बिजनेस कर रहा है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और खुद जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट जो अपना बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आता है। भले उसका टर्नओवर जो लिमिट पूरी कर रहा हो, 1.5 करोड़ से कम हो, 75 लाख से कम हो, लेकिन वो इसमें नहीं ले सकता है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकता। ही इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चर ऑफ द, अब ये मैंने बताया गया है, अगर वो नोटिफाइड गुड्स को प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो वो नहीं ले सकता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक की क्या क्या कंडीशन फुलफ़िल करनी रहती है। लेट्स मूव अब कि लैप्स ऑफ द ऑप्शन ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लैप्स ऑफ द कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, तो क्या ऐसी चीज़ हो जाएगी, क्या ऐसा इवेंट हो जाएगा तब आपका जो ये कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन ख़त्म माना जाएगा,
लैप्स यानी ख़त्म माना जाएगा। कंपोजिशन स्कीम का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अमान्य हो जाएगा। सबसे पहले तो ऐसे ही देख लीजिए, जब आपका टर्नओवर, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टर्नओवर 1.75 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी दिन will be shall lapse with the effect from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds the limit specified in the subsection। यानी जो लिमिट है कंपोजिशन डीलर स्कीम की, अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर के किसी भी दिन बढ़ जाती है, मतलब किसी भी दिन से स्टार्ट हो जाती है, तभी से उसका ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो लैप्स माना जाएगा। ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, अगर वो इंटर स्टेट सेल कर देता है, इंटर स्टेट अगर सारी जो ऊपर की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए वो अनफॉलो हो जाती है, यानी उसका एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ गया, उसने इंटर स्टेट से सप्लाई कर दी, उसने वो प्रोडक्ट की सप्लाई कर दी जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो तब से उसका लैप्स माना जाएगा। अब क्या लिखा है, नो पावर, इसी में सारी लिमिटेशंस जो बताई गई है कि नो पावर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर एंड द बेनिफिट फॉर द इनपुट टैक्स। क्या करता है, इसको तो क्या करना पड़ता है कि फिक्स रेट पे कंपोजिशन डीलर जो है ना उसको अपने साल के टर्नओवर पे फिक्स रेट पे जीएसटी पे करना होता है। तो कंपोजिशन डीलर्स जो होता है ना वो अपने कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकता। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कभी भी इनवॉइस इशू नहीं करता है। वो सिर्फ इनवॉइस क्या होता है, ऐसी सेल जिस पे जीएसटी इंक्लूड करके यानी टैक्स लगा के, जो टैक्स के बाद का बिल होती है, वैल्यू होती है। इनवॉइस क्या होता है, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है, वो वाला बिल। लेकिन ये जो एक होता है कंपोजिशन स्कीम, कभी भी इनवॉइस इशू नहीं करते। वो क्या करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। बिल ऑफ सप्लाई में सिर्फ खाली टैक्सेबल वैल्यू जाती है। कंपोजिशन जो डीलर्स होते हैं वो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई कंपोजिशन डीलर आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो आपको उसको रोक सकते हैं, उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप ध्यान रखना कि कंपोजिशन